बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉटम लाइन में खुशामदीद। मैं हूँ चौधरी मोहम्मद फराज। नाजरीन, पाक अफ़गान सरहद तिजारत के लिए बंद है। पाकिस्तान ने कई दहाइयों तक अफ़गानिस्तान से आए हुए महाजरीन को अपने मुल्क में जगह दी, एक फ़ैमिली की तरह रखा, उनका ख्याल किया, उन्होंने यहाँ पे कारोबार बनाए, अपनी ज़िंदगियाँ बनाई, एक नस्ल उनकी यहाँ पे जवान हुई, बल्कि अधेड़ उम्र को भी पहुँच गई। उसके बाद इनका इनखला शुरू हुआ, बॉर्डर बंद हो गया, और ये इसलिए हुआ कि अफ़गानिस्तान ने हमें मजबूर किया। ये कहा है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने। हमें मजबूर किया गया क्योंकि हमारे मुल्क में अफ़गानिस्तान से दहशत गर्दी के वाक़यात रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पाकिस्तान के अंदर मासूम शहरियों का खून बहाया गया, तवातर के साथ बम धमाके किए गए, इधर इंटेलिजेंस नेटवर्क्स बनाए गए, नारकोटिक्स को का जो नाजायज़ पैसा था उसको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया। पूरे पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में एक जंग का सा समा बना रहा। पाकिस्तान ने बहुत इस चीज़ के ऊपर ज़ोर दिया, बारहा टॉक्स के अंदर इंगेज करने की कोशिश की, इनकी टॉप लीडरशिप को, अफ़गानियों को बताया, लेकिन अफ़गानी जो महंगे बिडर हैं या जिन्होंने ज़्यादा दाम उनके लगाए, जो कि इंडियंस थे, उनके हाथों बिक गए और उन्होंने चूज़ कर ली अपनी साइड जो पाकिस्तान नहीं थी। और अब सूरत हाल ये है कि बॉर्डर बंद है और तवातर के साथ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी और हमारे जो ISPR के DG हैं उन्होंने भी बहुत दफ़ा यही मैसेज दिया कि अगर हालात को ठीक करें तो हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको सिर्फ़ एक काम करना होगा, दहशत गर्दी को रोकना होगा, इंश्योर करना होगा कि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में दहशत गर्दी के हमले ना हों। ये कोई नाजायज़ मुतालबा नहीं है। इसके अलावा आलमी मंजरनामे पे कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं, जैसे नेतन्याहू ने यह फ़ैसला कर लिया है कि इज़राइल अब हिस्सा बनेगा, उस अमन की जो BOP है उसका हिस्सा बनेगा, और जो ट्रंप साहब का, सदर ट्रंप का मंसूबा है उसके अंदर वो पार्टिसिपेट करेगा। पहले एतराज़ किया था उन्होंने। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा भारत की आबी दहशत गर्दी की बात करेंगे। जो वेस्टर्न रिवर्स हैं उसके ऊपर ना भारत पाकिस्तान के साथ जो वाइटल डाटा है वो शेयर करता है, अपनी मर्ज़ी से मंसूबे शुरू करता है और पाकिस्तान को बग़ैर बताए पानी के फ़्लो के साथ भी छेड़खानी करता है, जिसका पाकिस्तान को बहुत नुकसान है। UN ने भी रिपोर्ट दी, बहुत सारे लोगों ने कंडेम किया, बहुत सारे मुल्कों ने कंडेम किया, UN ने कंडेम की भारत की ये वायलेशन, लेकिन भारत अपनी हठधर्मी के ऊपर कायम रहा और बाज ना आया। इसके अलावा नेतन्याहू का वो फ़ैसला शामिल करेंगे जो बोर्ड ऑफ पीस के अंदर उसने शमूलियत का जो इंडिया है वो दे दिया है, बल्कि मान गया है कि वो बोर्ड ऑफ पीस जो सदर ट्रंप का मंसूबा है उसके अंदर शमूलियत अख्तियार करेगा। उसने टर्किश फॉरेन मिनिस्टर के इंक्लूजन को बड़े आड़े हाथों लिया है और उसके ऊपर काफ़ी एतराज़ किया है। इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब ने, डिफेंस एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो ये फरमा दीजिएगा कि अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ जो किया है, क्या वो उसको ऐसा करना चाहिए था और इसकी वजह क्या बनी? कुछ लोग कहते हैं कि हाईएस्ट बिडर के पास उन्होंने अपनी लॉयल्टीज़ को बेच दिया। क्या ये बात ठीक है? असल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात है ना, उनकी एक हिस्ट्री रही है और वो पीसफुल तो कभी हुए ही नहीं। वो जैसे कहते हैं ना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात हमेशा एक रोलर कोस्टर ड्राइव होती है ना, उस तरह रहे हैं। माजी में भी ये हुआ और माजी में हमेशा अफगानिस्तान और पाकिस्तान की किसी न किसी तरीके से टसल या आपकी कन्फ्रंटेशन वो चलती रही है। और इसके हिसाब से अफगानिस्तान ने बारहा पाकिस्तान की सरहद पे इससे पहले भी हमले किए, जो पाकिस्तान ने पसपा भी किए। अब ये जो लेटेस्ट जो चीज़ जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, और ये टेन्योर जिससे हम गुजर रहे हैं, दौर जिससे हम गुजर रहे हैं, इसमें पाकिस्तान ने बहुत मदद की थी तालिबान की कि जी किसी तरह अमेरिका का जो तसल्लुत है वो अफगानिस्तान से ख़त्म हो, अमेरिकन फ़ौजें वहाँ से जाएं और वहाँ पे एक ऐसी हुकूमत आए जो अफगानिस्तान के लोगों की हुकूमत हो। इसके लिए पाकिस्तान ने बहुत हार्डवर्क भी किया। इससे पहले तो आपने जो कुछ हमने पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए किया वो तो तारीख में अनपैरेलल्ड है ना। आप मुझे कोई मुल्क दुनिया को उठा के बता दें जिसने 40 लाख लोगों को पनाह दी हो और उनके लिए अपना
माशरा भी तबाह किया हो, अपनी इकोनॉमी भी तबाह की हो, अपना सिस्टम भी तबाह की हो। जो वो जो तारकीन वतन जो अफगानी थे, वो जो क्रिमिनलिटीज का बोझ लेके आए थे, जिसमें क्लैशन को कल्चर था, प्रोस्टिट्यूशन थी, उसके अंदर गन कल्चर था, उसके अंदर ड्रग्स। नार्कोटिक्स थी, उसके जी अंदर हीरोइन, वो जी तमाम चीजें पाकिस्तान ने बर्दाश्त की। लेकिन उसको उसकी उस चीजों को ये जो अभी तालिबान, उसके बाद किस्सा यहाँ खत्म नहीं होता। इस हुकूमत को लाने के लिए पाकिस्तान ने बेताशा मुज़ाकरात किए। जी आपको पता है, मरी में मुज़ाकरात हुए, औरमची में मुज़ाकरात हुए, फिर मंसूर अख्तर मारा गया, तो इसके बावजूद पाकिस्तान इस चीज में लगा रहा कि ये अफगानिस्तान के अंदर भी हुकूमत आनी चाहिए ताकि अमेरिकन फौजें दफा हो वहां से। अब जी अमेरिकन फौजें तो चली गई, लेकिन ये जो लोग जब आए, इन्होंने कहा कि जब हम टेम्परेली आए और हम इलेक्शन कराएंगे और उसके बाद अफगानिस्तान में पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आएगी, और यही दोहा माहिदा जो हुआ था उसकी यही स्पिरिट थी कि ये का। लेकिन फिर ये कब्जा जमा के बैठ गए। अब ये जो कब्जा जमा के बैठे हैं, इनके अंदर जितने भी मुल्ले हैं, ये सारे स्मगलर्स हैं। ये सारे नारकोटिक्स के स्मगलर हैं, ये हीरोइन के स्मगलर्स हैं। और ये अगर स्मगलर नहीं है तो हीरोइन के लिए, ये नारकोटिक्स के लिए ये भत्ता लेते हैं स्मगलरों से, और उससे अपने बैंक भरते हैं। उसके बाद जो अमेरिका इनको पैसे दे के जा रहा है, $40 मिलियन हफ्ता, वो ही अपने अकाउंट्स में डालते हैं। आप मुझे बताएं कि होते हुए कोई मुझे पीपल वेलफेयर स्कीम बता दें जो अफगानिस्तान के अंदर लोगों के लिए कोई ऐसी स्कीम की हो जो उनके फायदे के लिए। एक तो भी ये नहीं जो है। लूट खसूट का बाजार इन्होंने गर्म किया हुआ है, उसके ऊपर ये पाकिस्तान के साथ किसी तरह भी इस कन्फ्रंटेशन को खत्म करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये इस कन्फ्रंटेशन को दुनिया में बेच रहे हैं। जैसे इंडिया जाके बेचा है इन्होंने, जैसे इसराइल को बेच रहे हैं, उससे ये पैसे कमा रहे हैं। इन्होंने इस दहशतगर्दी को मनी मेकिंग मशीन बनाया हुआ है। इसलिए कि जो अमेरिका जो $7.2 बिलियन के या $10 मिलियन के हथियार छोड़ के गया था, उनकी स्मगलिंग कौन कर रहा है? उनको ब्लैक मार्केट में कौन बेच रहा है? पाकिस्तान तो नहीं बेच रहा ना। इन्हीं के मिनिस्टर हैं, इन्हीं के वो इंटीरियर मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर या डिफेंस, वो उन हथियारों को बेच रहे हैं, उन हथियारों से पैसा कमा रहे हैं। तो इन्होंने ये दहशतगर्दी की जंग को जो है मनी मेकिंग इंडस्ट्री बनाया हुआ है। और ये तमाम के तमाम अभी आपके सामने आया है ना कि यूएई ने जो रोल प्ले किया है, कि यूएई ने अफगान की क़यादत को मिली है उनसे, यूएई की जो भी एमबीजी है, उनकी जो रिप्रेजेंटेटिव जी है, जो यूएई के, वो मिले हैं। उन्होंने जो ये मुज़ाकरात हो रहे थे कतर में और जो हो रहे थे ईरान को, वहाँ उन्होंने दोहा में और फिर टर्किया में, जी वहाँ उन्होंने कहा कि आपने पाकिस्तान की बात नहीं मान रही, बाकी आपका खर्चा हम बर्दाश्त करेंगे, आप बेफिक्र रहें, जी आपको पैसे हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो तरीक़ाकार है, इसमें आप किस तरह ये एक्सेप्ट करते हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की वो बात मानेगा जो पाकिस्तान 1 पॉइंट एजेंडा इनको कह रहा है? और वो सिर्फ ये बड़ा क्लियर एजेंडा है, उसके अंदर कोई वो सियासत नहीं है कि जी आप अपनी सरजमीन जो है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। और ये जी पाकिस्तान की बड़ी क्या है? जायज़ बात है। ये दुनिया की आवाज है। जी ये अमेरिका, ये आवाज है ईरान की, ये आवाज है टर्किया की, ये आवाज है चाइना की, ये आवाज दुनिया के तमाम ममालिक की ये आवाज है कि 33 दहशतगर्द तंजीमों को जो पाल रहे हो, उनके लिए जो दुनिया के मुल्कों से, इंडिया से, इसराइल से और यूएई से जो भत्ता वसूल कर रहे हो, उसको रोक दो। वो ये रोकने को तैयार नहीं है, क्योंकि इससे इनके अकाउंट में पैसा जो आता है वो नहीं आएगा। तो अब पाकिस्तान के बाद आप मुझे बताएं ना, क्या चॉइस रह गई? अब बार बार हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि अफगानिस्तान को फैसला करना होगा, कि वो कहते हैं भाई वो तो फैसला कर चुके हैं यार, आपको नजर नहीं आ रहा? दे हैव डिसाइडेड दैट दे आर गोइंग टू कन्फ्रंट पाकिस्तान। दे हैव डिसाइडेड कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी जारी रखेंगे। उन्होंने फैसला कर लिया कि पाकिस्तान के अवाम को मारेंगे। उन्होंने फैसला कर लिया कि 33 दहशतगर्द तंजीमों को वो सपोर्ट करेंगे। उन्होंने फैसला कर लिया कि वो इंडिया और इसराइल के रॉ और सैद के साथ मिलकर इंडियन एम्बेसी के थ्रू पाकिस्तान के अंदर डिस इंफॉर्मेशन और दहशतगर्दी फैलाएंगे। उन तो फैसला कर लिया, और उन्होंने अपना फैसला आपको बोल्डली बता भी दिया, ओपनली बता दिया कि ये हमारा फैसला, हमें आपकी कोई परवाह नहीं है, आपने हमारे ऊपर। और ये इनका नेशनल कैरेक्टर है। इनका आप हिस्ट्री उठा के देखें, इनका ये नेशनल कैरेक्टर है कि जो इनके ऊपर एहसान करता है उसकी पीठ पे छुरा घोंपते हैं। इससे पहले भी इनके अपने रूलर्स को उठा के देखे, तरकई के साथ क्या हुआ, दाऊद के साथ क्या हुआ, और बहुत सारों के साथ, नजीब के साथ क्या हुआ, हर एक को इन्होंने क्या किस तरह चौकों पे लटकाया। तो ये तो इनका नहीं, तो इससे इस कैरेक्टर से वो किस तरह निकल सकते हैं, आप बताइए। पाकिस्तान में इन पे एहसान किया है, तो ये उनको मारेंगे, कल ये इंडिया को भी मारेंगे, छोरा घोपेंगे उनकी पीठ पे जी जो उनको बिल्कुल। पैसे पहले दे रहे हैं। इंडिया के ख़िलाफ़ थे और उसके बाद फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो गए। ये इनका वाकई इनके साथ ये मसला है। ये फरमाइएगा कि इनके अपने दरमियान में दो ग्रुप्स और एक बड़ी क्लियर डिवाइड और रिफ्ट की भी बात हुई
बीबीसी ने एक रिपोर्ट दी जिसके अंदर ये इंकशाफ किया गया कि जो इनके सुप्रीम स्पिरिचुअल लीडर हैं हैबतुल्लाह खुनज़ादा, उन्होंने इंटरनेट और फ़ोन सर्विस बंद करने का हुक्म दिया जनवरी 2025 में, और 3 दिन बाद ही जो काबुल ग्रुप है उसने ये जो इनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं मुल्ला बरादर, उन्होंने और मुल्ला उमर के बेटे ने इसके ख़िलाफ़ एक लिहाज से रिवोल्ट कर दी, और वो द इंटरनेट एंड द फ़ोन सर्विस वाज बैक ऑन आफ्टर 3 days ऑफ हिज जो उन्होंने हुक्म दिया था। तो उसको काफ़ी ज़्यादा एक म्यूटनी के तौर पे ले रहे हैं, और क्लियर डिवाइड दोनों ग्रुपों के दरमियान अब राब्ते भी कम हैं। मुलाकात भी तब होती है जब कंधार बुलाए जाते हैं ये काबुल वाले मिनिस्टर्स। तो आप कैसे देखते हैं, ऑलरेडी 40% ऑफ अफ़गानिस्तान पे इनकी हुकूमत है, पूरे मुल्क पे तो नहीं है, बाकी एथनिसिटीज़ भी हैं, सेंट्रल एशियन स्टेट्स का भी कुछ है, हज़ारा कम्युनिटी भी अलग है। आप कैसे देखते हैं कि ये कितने अरसे तक अपनी ये जो दहशत गर्दी की दुकान है ये चलाते रहेंगे, और इसका एंड किधर होगा, कैसे देखते हैं आप? दहशत गर्दी की चीजें ना, उनका एंड कोई नहीं होता। वो एक कार्रवाई के तौर पे जारी रहती है, एंड वो करेगा। वो कहते हैं ना, जैसे पाकिस्तान ने भारत को कहा था कि जंग शुरू तुमने की है तो बंद हम करेंगे, अब इसको बंद भी पाकिस्तान ही करेगा, ये बंद नहीं करेंगे। जिस वक्त तक पाकिस्तान इसको को आनी हाथों से नहीं निपटेगा और वो तमाम बेसेस जहाँ से दहशतगर्द उठ के लॉन्च होते हैं पाकिस्तान के अंदर, जिस वक्त तक उन बेसिस को आप हिट नहीं करेंगे, उनको तबाह नहीं करेंगे अक्रॉस दी फ्रंटियर, उस वक्त तक ये दहशतगर्दी नहीं रुकेगी। दूसरी बात है, आपने बात की थी ग्रुपिंग, वो बीबीसी ने हैबतुल्लाह की, आप कहते हैं वो सुप्रीम स्पिरिचुअल लीडर, उसमें स्पिरिचुअल कोई चीज नहीं है। कौन सी स्पिरिचुअल चीज है उसमें, कौन सा स्पिरिचुअल उसमें? जो शख्स दहशतगर्दी करा लो वो स्पिरिचुअल होता है? नहीं, उन्होंने तो अपने बेटे को कहा कि खुद कुछ हमलावर बनना चाहते हो बन जाओ, और वो उनके बेटे ने एग्जीक्यूट भी कर दिया, और वो फिर धमाके में अपने आप को उड़ा भी दिया। ही वाज अ सुसाइड बॉम्बर, तो ही डिडंट स्टॉप हिज ओन सन, और वो अपनी तस्वीर नहीं खींचने देते। और जी बिल्कुल, मैं चाह रहा था कि उस तरफ आप जरा, मैं ये कहता ना कि उसमें स्पिरिचुअल वाली तो कोई बात नहीं है ना। अगर अफगानिस्तान के अंदर 1000 उलमा ने ये कहा कि जो अफगानिस्तान की सरजमीन जो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, तो उसकी बात मानना किसका फर्ज है? आखिर वो उन्होंने इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम बड़ा क्लैरिटी से ये कहता है कि तो आप अपने काफिरों के साथ हाथ न मिलाओ मुसलमानों के खिलाफ, ये पाकिस्तान हमारे कुरान पाक की टीचिंग है। दूसरा वो ये कहते हैं कि मुसलमान को ना मारे क्योंकि एक जान का ज़िया पूरी उम्मत का ज़िया है। तो अब आप मुझे बताइए ना कि ये क्या कर रहा है? क्लियर वायलेशन ऑफ, ये तो क्रिमिनल, इसका मतलब है ये तो क्रिमिनल लीडर हुआ ना। फिर वो 6x6 के कमरे में रहता है, उसको दुनिया का पता ही नहीं, दुनिया जहाँ किधर रही है। इस्लाम ये तो नहीं कहता कि आप दुनिया से डिस्कनेक्ट हो गए रखे। कौन सा इस्लामी लीडर आपको दुनिया तारीख में ऐसा रहेगा जो दुनिया से डिस्कनेक्टेड था? इवन मतलब है इस्लाम के अर्ली डेज में भी कितने बड़े बड़े तजारती कारवान होते थे जो जाया करते थे और तजारत करके आया करते थे। और आप हज़रत रसूल करीम पीस भी अपॉन उनकी जिंदगी के उठा के वो पढ़े, वो भी खुद भी वो एनकरेज करते थे लोगों के तजारत के अंदर। तो इसका मतलब है आपकी कनेक्टिविटी दुनिया के साथ रहनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि तालीम हासिल करो चाहे आपको चीन भी जाना पड़े, इस्लाम ये कहता है। तो बात यह है, तो ये तो तमाम चीजें उनकी डिनायल में कर रहे हैं, तो दे आर नॉट मुस्लिम ओरिएंटेड। ये तो वो चीजें कर रहे हैं जो सारे यहूदी और हिंदू बाकी काफिर करते हैं कि जी आप बच्चियों को ना पढ़ाओ। देखें ये बच्चियों को पढ़ाने का मामला नहीं है। मामला ये है कि एक बच्ची जो होती है उसको अगर आप पढ़ाते हैं, उसको तालीम देते हैं, तो बहुत सारी चीजें वो सीखती है। तो फिर जब वो माँ बनती है वो तालीम अपने बच्चों में ट्रांसफॉर्म करती है। तो बच्चे फिर महज़ब शहरी बनते हैं, कानून की इज्जत करते हैं। अगर वो माँ एजुकेटेड नहीं होगी तो बच्चे जो होंगे वो तो दहशतगर्द ही बनेंगे। जब वो गली मोहल्ले में जाएंगे और वहां जाके वो देखेंगे लोगों को गन पकड़ के मारते हुए देखेंगे, तो वो वही चीजें सीखेंगे ना। माँ तो एजुकेट नहीं कर रही, तो ये तो पूरी नस्ल को महरूम कर रहे हैं तालीम से। तो वो तो इस्लाम कहीं से, तो आप इनको किस तरह कह सकते हैं कि इस्लाम की तरफ हो रही? क्यों शलवार ऊंची करने से तो इस्लाम नहीं आ जाता आपको? इस्लाम की तो और भी प्रैक्टिकल चीजें हैं जो लीडर को फॉलो करनी पड़ती हैं। तो बात ये है, तो ये तो इनका करेक्टर जो है ना वो आप देख रहे हैं, वो इज ऑल डैमेजिंग द मुस्लिम वर्ल्ड। और यही आपने देखा आजकल जो ममालिक जाके इसराइल के साथ बैठ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो मुसलमानों की पीठ पे छोड़ा घोप रहे, बड़े फखर से फिर भी रहे। तो ये तमाम चीजें जो है, ये जो ऑन द फेस ऑफ इट नजर आ रही है, उसमें तो कोई चीज ऐसी नहीं है।
जिसमें आप ये कहें कि ये स्पिरिचुअल ऊपर या स्पिरिट के ऊपर या कोई इस्लाम की तालीमात के हिसाब से काम हो रहा है। ये तो तमाम वो काम हो रहा है जो इस्लाम के निगेशन में काम हो रहा है। इसलिए इनका कहीं भी ताल्लुक किसी स्पिरिचुअलिटी से या किसी चीज से बनता नजर नहीं आता। इस दफ़ा पाकिस्तान की हुकूमत का बड़ा ही एक सख्त किस्म का स्टांस सामने आया है। पाकिस्तान आर्मी ने भी बारहा, DGISPR ने भी रीट्रेट किया इस चीज़ को कि अब हम लोग इस सिचुएशन में, जिस तरह अफ़गानिस्तान से एक बॉर्डर भी पोरस है, उधर से इधर लोग आते रहते हैं, और यहाँ पे जो मुहाजरीन थे उनके साथ भी एक लीनियंट सा रवैया था, अब उनका भी इनखला शुरू हो गया, बॉर्डर भी बंद हो गया, ट्रेड भी बंद हो गई और मशरूत हो गई हर चीज़ अफ़गानिस्तान की ज़िम्मेदारी लेने पे कि उनकी ज़मीन अब इस्तेमाल नहीं होगी, और पाकिस्तान ने कुछ हमले भी किए। आपको लगता है कि ये जो पॉलिसी और स्टांस है ये बिल्कुल ठीक है, इट विल सॉल्व द प्रॉब्लम विद अफ़गानिस्तान, या हमें कुछ और करने की भी ज़रूरत है? हमें डिप्लोमेसी भी साथ साथ जारी रखने की जरूरत है, जो पाकिस्तान ने जारी रखी है। इससे पहले भी बायलैटरल ट्रेड हुए, बायलैटरल डायलॉग हुए, ट्राइलैटरल डायलॉग हुए, बट इट शुड नॉट फिनिश, इट शुड कंटिन्यू अलोंग। लेकिन उसके साथ जो काइनेटिक मेजर्स आपने करने, मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि जहां से दहशतगर्दी देखे ना एक जगह से दहशतगर्द पल रहे हैं और वो इंडक्ट हो रहे हैं, वो आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो अगर आप उस जगह को बंद नहीं करेंगे, एक जगह से पानी अगर लीक कर रहा है और वो आ रहा है नीचे, तो पानी जहां से लीक कर रहा है, अगर आप उधर उसको उस जगह पे बंद नहीं करेंगे तो आप बाकी जगहों को तो साफ नहीं कर सकते ना। ये उसी तरह की चीज है, जो नर्सरी है उसको खत्म करना पड़ेगा। अब वो ये खुद खत्म करे या पाकिस्तान खत्म करे, वो पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी को खुद डिसाइड करना है। और पाकिस्तान ने अपना स्टांस काफी चेंज किया है। हम काफी अरसे तक एक सॉफ्ट स्टांस पे चलते रहे हैं, जी लेकिन उस सॉफ्ट स्टांस का आपको रिजल्ट नजर नहीं आया, क्योंकि जब ट्राइलैटरल डायलॉग हुए या बायलैटरल हुए या मॉस्को समिट हुई, जहाँ पे बहुत सारे ममालिक बैठ, मॉस्को डायलॉग जब हुए, वहां पे ईरान ने भी कहा, रशिया ने भी कहा इनको कि जी आपके अंदर दहशतगर्द पल रहे हैं। फिर यूएन की रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा। फिर अमेरिका के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रिकंस्ट्रक्शन उसने कहा कि जी उन्होंने दहशतगर्दी की 33 तंजीमें। फिर अभी डिप्लोमेट की एक रिपोर्ट आई, एक बहुत जी बड़ा जरीदा है, उसने कहा कि जी पाकिस्तान जो है वो पिविटल से सिक्योरिटी विक्टिम के तौर पर सामने आ रहा है। ये मानने को तैयार नहीं। अब अगर ये नहीं मानेंगे तो फिर आप मुझे बताइए ना, अगर एक शख्स जो है वो राइफल चलाने से बाज नहीं आता और लोगों को मार रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप उसको मारना पड़ेगा, जी खत्म करना पड़ेगा। एक चोर अगर चोरी से बाज नहीं आता तो उसको सजा तो देनी पड़ेगी। एक डाकू डाका कर डालने से बाज नहीं आता तो उसको रोकना तो पड़ेगा। फिर हार्ड बैरियर से रोके या या अनलॉफुल मरकज से रोके, लेकिन सिक्योरिटी अपना इम्पोज करने वाली एजेंसी की जिम्मेदारी हो जाती है कि उसको रोके। तो पाकिस्तान को उनको रोकना तो पड़ेगा। हम कब तक शहादतें बर्दाश्त कर सकते हैं? और उसके लिए फिर काइनेटिक मेजर या क्रॉस द बोर्ड ऑपरेशन, या दैट इज द ओनली ऑप्शन। फिर जो कुछ होगा फिर पाकिस्तान, फिर जो कुछ होगा वो देखी जाएगी। फिर यही कह सकते हैं हम। जी हिंदुस्तान का भी बड़ा रोल है, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने में, वहाँ पे बहुत एक्टिवली चल रहे हैं। ज़ाहिर है एक साइड अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर की जो है वो इधर KPK की तरफ है, दूसरी बलूचिस्तान की तरफ है, दोनों तरफ ही हैं। एक तरफ से तो अफ़गानियों को लॉन्च किया हुआ है, दूसरी तरफ से ख़ुद भी बंदे भेज रहे हैं। तो आप कैसे देखते हैं इंडिया की इस जो पॉलिसी ये चला रहा है और कंटिन्यू कर रहा है कि जी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो ऑन गोइंग है, और उसके ऊपर आए दिन जो डिस्टेबलाइजेशन हो रही है पाकिस्तान में, और उसको ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए अब एक दो फ्रंट खुल गए हैं, तो कैसे इधर इनको काउंटर करना है, उधर उनको काउंटर करना है? तो आपको लगता है कि कंसंट्रेशन ज़्यादा बलूचिस्तान की तरफ होनी चाहिए या दोनों ही तरफ होनी चाहिए? मजबूरी बन गई है। तो काउंटर कर लिया ना, आपका ईस्टर्न बॉर्डर तो अंडर कंट्रोल है ना। पाकिस्तान ने उनको बता दिया था ऑपरेशन सिंदूर के पहले फेज में, अगर इस बॉर्डर को आप इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा। अब जो चीज है वो एक ही बलूचिस्तान और KP के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है वो एक ही जगह से हो रही है ना, वो है अफगानिस्तान। उसके पीछे भारत खड़ा हुआ है। जी और भारत अगर कोई चीज करने की कोशिश करे तो वो लास्ट टाइम पाकिस्तान ने बुनियादी मरसूल करके उनको मैसेज दे दिया था कि हम क्या करेंगे, जी और आइंदा भारत करता है तो सख्त जवाब उसको मिलेगा। बाकी यहाँ तक अफगानिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है, वहां से दहशतगर्दी, वो तो मैंने आपसे अर्ज किया ना बारहा, जी कि उसके लिए हमको कोई अगर नहीं खत्म होगी तो विल हैव टू डू क्रॉस द बॉर्डर ट्रांसफ्रंटियर काइनेटिक ऑपरेशन हमें करने पड़ेंगे। उसमें मैं तो ये समझता हूँ कि उसके अंदर हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनको डिस्क्रीट ऑपरेशन भी करनी चाहिए, कोवर्ट ऑपरेशन करनी चाहिए, जिसके जरिए वहां जाके लोग जो पनाह लिए हुए उनको कोवर्ट तरीके से आप मरवाएं, उनको टारगेट करके उनको हिट करें। उसके साथ साथ जितने इनके ट्रेनिंग सेंटर हैं उसको
उनके ऊपर आपको मिसाइल मारने पड़ेंगे, तो वो बंद करने पड़ेंगे, तभी अफगानिस्तान के अंदर से ये दहशतगर्दी ये बंद होती नजर आएगी। अदरवाइज तो ये बात मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो ये वही सिनेरियो है जो आपको यहाँ नजर आ रहा है कि बेताशा डायलॉग करके देख लिए, लेकिन कुछ ऐसे ममालिक है जिनकी हल्लाशेरी पे, जिनकी पेट्रोनेट पे, जिनकी बैकेज, जिसमें मैंने पहले भी आपको उनका जिक्र किया है, ये पाकिस्तान की बात मानने को तैयार नहीं है। तो अल्टीमेटली जो है वो कन्फ्रंटेशन ही अगर होनी है तो वो फिर एक दफा हो जाए। कुछ बात कर लेते हैं भारत की आबी दहशतगर्दी की। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। जो अपस्ट्रीम जो पानी है उसके ऊपर, या जो वेस्टर्न रिवर्स हैं उसके ऊपर, कभी डलहस्टी डैम का जो है एक्सटेंशन प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं, वाइटल डाटा हमारे साथ शेयर नहीं करते, पानी को डाइवर्ट कर देते हैं बग़ैर बताए। उस्मान जदून साहब हैं पाकिस्तान के यूएन में एम्बेसडर, उन्होंने भी इस तरफ इशारा किया है जो आबी दहशतगर्दी भारत कर रहा है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? ये भी एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है कि सिंगल हैंडेडली इन्होंने एक बायलैटरल इशू या ट्रीटी जिसमें जो वर्ल्ड बैंक था वो बीच में सालिस था, उसको इन्होंने हेल्ड इन अबायंस कर दिया है। ये क्या साबित करना चाहते हैं भारत वाले? और ये स्टेटमेंट्स जो हैं उसके अंदर तो कोई ऐसी क्लॉज ही नहीं है कि यूनिलैटरली एक्ट कर सकें उसके ऊपर। इसका किधर चीज़ जा रही है? भारत कश्मीर में क्या कर रहा है? 6 लाख फौज रखी हुई है, कितने साल हो गए? क्या कश्मीर को कंट्रोल कर लिया? नहीं। लेकिन कश्मीर के अंदर जो इनह्यूमन लॉज लगाए हुए हैं और जो किलिंग और जो जेनोसाइड है वो जारी है। यही भारत का कल्चर है, यही भारत का करेक्टर है। इसी करेक्टर को पाकिस्तान के ऊपर लगा लीजिए, को पाकिस्तान के साथ भी यही करना चाहता है। वो समझता था पाकिस्तान उनसे छोटा, उनका कोई गुलाम है, या उनकी कोई बात मान या कोई बड़ा भाई छोटा भाई का कॉन्सेप्ट। और पाकिस्तान ने बता दिया कि बड़ा भाई कौन है, बता दिया ना हमने कि बड़ा भाई कौन है। उसके बाद फिल्में बनाने से तो कोई ये नहीं होगा कि जी आप फिल्में बना के पाकिस्तान को कह के अंदर घुस के मारूंगा। तो फिर अंदर घुस के किसने मारा है? F-16 ने मारा है, JF-17 ने मारा है, अपना JF-17 थंडर ने जाके मारा है। किधर मारा है? S-400 को मारा है, और ब्यास में जो आपने मिसाइल की उसको मारा है। उसके बाद उनके एयरफील्ड्स को मारा है। तो बहुत ज़्यादा अंदर जाके मारा है, 300 किलोमीटर से ज़्यादा अंदर जाके मारा है जी। तो यही मैं आपसे अर्ज करूँ, तो वो तो भारत को बता दिया। अब जहां तक आपने सिंतास मायदे का जिक्र किया, तो वो तो आपको पता है ये तो कोई अपॉर्चुनिटी छोड़ते नहीं है जहां पाकिस्तान को ये डैमेज ना करे। ये नरेंद्र मोदी का जिंदगी का फलसफा है जी। वो जिस पार्टी से ताल्लुक रखता है, उस पार्टी ने अपने प्रीफेज में लिखा था 1928 में, जब किताब लिखी थी आरएसएस के बारे में हेजवर ने, उसने कहा था कि जी इंडिया में सिर्फ हिंदू रहेंगे, ठीक है ना, बाकी और किसी की गुंजाइश, सारे को हिंदुइज्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो सबको मार देंगे। तो वो ये कर रहे हैं, तो वो ही पाकिस्तान के साथ करना चाहते, वो तो नहीं होने देंगे। अब आबी दहशतगर्दी जहां तक है, उसमें तो यूएन के आर्टिकल 51 के तहत क्लॉज है जिसको कहते हैं स्टारवेशन ऑफ द पब्लिक। अब स्टारवेशन यानी वो ये कहता है, यूएनओ ये कहता है कि जी कोई मुल्क जो है वो किसी मुल्क का ना पानी बंद कर सकता है, ना उसकी गजा के ऊपर हमला कर सकता है, क्योंकि वो सिविलियन की स्टारवेशन में काउंट होता है। और अगर वो करेगा तो उसके साथ वॉर क्राइम का मुकदमा चल सकता है। तो पाकिस्तान को पहली बात तो ये है कि ये जो कुछ कर रहे हैं, इसको आबी कोर्ट के अलावा इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी हमें लेके जाना चाहिए कि हमारा पानी छीन के हमारी फसलों को जो है वो ड्राई कर रहे हैं, और हमें हमारे अवाम को जो है वो अनाज से जो है लाइवलीहुड को खतरा है जी, बिल्कुल। खत्म कर रहे हैं। और यूएन की एक रिपोर्ट भी आई थी, उसके अंदर उन्होंने बड़े सवालात भी किए थे भारत के गवर्नमेंट से, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया उसका। उसमें कश्मीर का सवाल भी था कि उनको हक खुद इरादियत देंगे, और अगर देंगे तो कब देंगे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया उनका। ज़ाहिर है भारत के अंदर डबल स्टैंडर्ड्स हैं, मुनाफकत है, कोअर्शन है, अपने लोगों के साथ भी है, पाकिस्तान के साथ तो ख़ास तौर पे है। और वैसे तो मुसलमानों के दुश्मन हैं, लेकिन जहाँ अपने फ़ायदे की बात आती है तो जो गल्फ़ की मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके भाई बन जाते हैं जाके। तो देयर आर लॉट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस एज़ फार एज़ भारत इज़ कंसर्न। ये बताएं कि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाते हैं, दुनिया भी इस चीज़ की मौक़िफ़ की तायीद कर रही है, लेकिन जैसे आपने अफ़गानियों के बारे में बताया कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो इंडियंस भी कुछ ख़ास फ़र्क नहीं है, ये भी लातों के भूत ही हैं, ये भी बातों से कब माने? हिस्ट्री गवाह है इस चीज़ की। नहीं, वो एफर्ट्स तो आप नहीं छोड़ सकते। मैंने आपको ये भी कहा था कि जी आपने अफगानिस्तान के साथ भी डायलॉग की फेज के अंदर को किसी न किसी तरीके से इनडायरेक्ट तरीके से जारी रखना, क्योंकि एक यही कॉन्सेप्ट ही दे देना दुनिया को जी हम मार रहे हैं, हम कहते हैं ये कॉन्सेप्ट देना कि हम बात करते हैं
करना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई नहीं मानेगा तो फिर हम अपना ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ भी यही चीज होनी चाहिए जी कि और पाकिस्तान ने बारहा कहा है कि हम भारत से बात करना चाहते हैं, लेकिन अगर चीजें हल ना हुई तो फिर हम वी रिजर्व दी ऑप्शन टू रिटेलिएट, वी रिजर्व दी राइट टू स्ट्राइक बैक। अब इसमें भी अगर वो नहीं मानते तो फिर उन डेमो को भी तबाह करना पाकिस्तान की ऑप्शन होनी चाहिए कि जी जहाँ पे आपने पानी जी रोका हुआ है, आप रोकना चाहते हैं, तो वो तो पाकिस्तान को फिर अलाउ नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान कह चुका है कि हम इसको विल टेक एज अ रेड लाइन, तो फिर रेड लाइन अगर है तो उसके खिलाफ तो फिर ऑपरेट करना पड़ेगा। अब ये हमारे पॉलिसी हाउस को फैसला करना है, ऊपर बैठे लोगों को फैसला करना है, डिसीजन मेकर है कि किस तरह करना है और किस तरह लेके करना है और किस तरह पाकिस्तान के आम आवाम को जो दहशतगर्दी से ऑलरेडी मर रहे हैं उनको इस आबी दहशतगर्दी से किस तरह रोकना है। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। एक बोर्ड ऑफ पीस के अंदर नेतन्याहू ने कहा है कि शमूलियत होगी। अब इसराइल की पहले अपोज कर रहे थे, अब कहते हैं हम आ जाएंगे। और टर्किश जो हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर, उनकी इंक्लूजन के ऊपर बड़ा सख्त एतराज़ है उनको। ये क्या मूव है, इसके बारे में कुछ शॉर्ट कमेंट कर दें प्लीज़। यार ये बोर्ड ऑफ पीस नहीं है, बोर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। नेतन्याहू जो है ना अपना ट्रम्प ज्वारी है, ही इज अ हिपोक्रेट, ही इज अ लायर, ही इज अ लायर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। और नेतन्याहू जेनोसाइड का मुजरिम है। नेतन्याहू को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि ही इज अ ब्रिगेडियर क्रिमिनल। साहब, हमने एक्सेप्ट कर लिया वो इनविटेशन पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ये तो वो हमारे लोगों को, मैं तो आपको करेक्टर बता रहा हूँ नेतन्याहू का और ट्रम्प का। जी बोर्ड ऑफ पीस नहीं है, इट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, इट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय गाजा। आप बताइए ना, मुझे बताइए जो उसके एम है कि वहां पे कैसीनोज बनेंगे, वहां पे रियल एस्टेट बनेगी, क्या आप जो सारा कल्चर और हेरिटेज तबाह करने का मंसूबा है। 1,20,000 लोग जो शहीद कर रहे हैं उसकी उनकी लाशों के ऊपर आप कैसीनोज उनका बनाएंगे? पैलेस्टीनियंस का रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं उस बोर्ड के अंदर। एक है रिप्रेजेंटेटिव जो उनका अपना नुमाइंदा है। दूसरी बात ये है कि आप क्या, वो कहते हैं कि जी 1 अरब रुपए दे और जी आप जाके परमानेंट मेंबरशिप ले लें। तो आप क्या अल्टरनेटिव यूएनओ बनाना जा रहे हैं? अब जर्मन ने क्या कहा? तो ये एक बहुत बड़ा धोखा है। पाकिस्तान को भी इसके ऊपर जरा गौर व खौफ से सोचना चाहिए। हमारा एक पैलेस्टाइन के हिसाब से हमारा एक बड़ा पॉलिसी स्टांस रहा है। हमने पैलेस्टाइन को सपोर्ट किया है, वहां हमने फलस्तीनियों के हकूक को सपोर्ट किया है। अब क्या एक ट्रम्प जैसे बंदे की वजह से, जिसको उसका अपना मुल्क कहता है कि इज अ टाको प्रेसिडेंट, कि ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट, तो ये क्या उस किस्म के आदमी की वजह से जिसने पहले शर्मुल शेख में पूरी दुनिया को धोखा दिया है, जिसने शर्मुल शेख में पूरी दुनिया के साथ हिपोक्रेसी की है, who is a told a lie and deceived the whole world on शर्मुल शेख, कि जी शर्मुल शेख का मायदा हो गया गजा में पीस के लिए। उसके बाद इजराइल रोजाना वो 50 पैलेस्टीनियंस को मार देता है। तो क्या हम इस किस्म की पॉलिसी का हिस्सा बनने जा रहे हैं? 47 से लेके अभी तक जो हमने, उसकी बहुत सारी और भी ऑप्शंस हो सकती है। ये लोग कहते हैं कि और क्या, तो ये क्या वो वहां पे जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट इज द ओनली ऑप्शन? किस तरह से बोर्ड ऑफ, और वो टोनी ब्लेयर जिसका मेंबर हो, टोनी ब्लेयर हुज अ हिपोक्रेट लायर। उसको मैंने नहीं, सर चिलकोट इंक्वायरी एक बहुत बड़ी हुई थी वॉर के ऊपर, बर्तानिया ने करवाई थी। उसमें उस इंक्वायरी ने कहा था कि शख्स ने पूरी दुनिया से झूठ बोला है। उसने भी झूठ बोला था और बुश ने भी झूठ बोला था। इराक के पास WMDs थे ही नहीं, उनको पता था कि इराक के पास WMDs नहीं है, उसके बावजूद दुनिया को जंग में ढोका था। ही इज द बिगेस्ट लॉयर इन द वर्ल्ड। आपका व्यू पॉइंट आ गया जो मौजूद है, और कुशनर जो इसका सन है, उसका करेक्टर आपको पता है क्या करेक्टर है उसका? जी। इस किस्म के लोगों के साथ जाके पाकिस्तान मेंबर बैठने जाए तो फिर हम तो कुछ नहीं कह सकते, हमें सोचना चाहिए। जी ब्रिगेडियर साहब, आपका व्यू पॉइंट आ गया। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, यहाँ वक्त हो एक ब्रेक का। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। नाजरीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे कुछ लोकल पॉलिटिक्स की। हमें ज्वाइन किया है PPP के रहनुमा आगा रफ़ीउल्लाह साहब ने। आगा साहब, ये फरमाइएगा कि नेशनल असम्बली में दोबारा दर्जा हरारत जो है वो PPP और नून के दरमियान बढ़ने लगा है, तो आप कैसे देखते हैं? ये फिर से नोक झोंक शुरू हो गई है। जी बहुत शुक्रिया। देखें, ये उस दिन ख्वाजा आसिफ साहब ने बयान दिया था जिसका हम ये समझ रहे थे कि चूंकि ख्वाजा आसिफ साहब पार्लिमानी लीडर हैं नेशनल असम्बली में और मिनिस्टर हैं, और हम ये समझ रहे थे कि ये
गवर्नमेंट का मौकफ है, जिस पे आज जी। नवीद कमर साहब ने जब बात की, यही बात तो की कि आजम इसको नज़ीर गवर्नमेंट की साहब, पॉलिसी के तौर पे लिया जाएगा। जी हमने यही कहा, जिस पे आजम नज़ीर साहब खड़े हुए और उन्होंने कहा कि नहीं, ये किसी की जाती राय तो हो सकती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हम ये यकीन दिलाते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये पार्लियामेंट ही फैसले करेगी जो होंगे। तो मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई चीज गवर्नमेंट इस वक्त में, इस हालात में, जब ऑलरेडी आप खुद एक पॉलिटिकली और इकोनॉमी के हवाले से इंस्टेबिलिटी है, तो ऐसी सूरत में ऐसे मुतनाज़ा चीजों को नहीं छेड़ेंगे जिस पर चारों सूबों को इतराज हो। ये आज लीडर, ये देखे ना, आज जो लॉ मिनिस्टर है उन्होंने फ्लोर पे ये बात की है जी कि हम इस चीज की वजाहत करते हैं कि ये ख्वाजा आसिफ साहब की जाती तौर पे ये बयान हो सकता है, गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं है। जी जी, तो इस पर हम इस्तेफादा करते हैं। ये फरमाइएगा कि शैला रज़ा साहिबा का तो बड़ा सख्त बयान आ गया। उन्होंने कहा कि ये मत भूलें कि सिंध जो है वो पाकिस्तान बनने से पहले एक अलग मुल्क था। इसका क्या मतलब है? देखें, ये तो आप शैला रज़ा साहिबा से पता करें, लेकिन मेरे लिए तो सबसे पहले पाकिस्तान है। पाकिस्तान है तो सूबा सिंध है, पाकिस्तान है तो कराची है, पाकिस्तान है तो फिर उसमें मेरा घर है। तो अगर पाकिस्तान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये हम अगर 18 अमेंडमेंट को अच्छा कहते हैं तो उसको इसलिए अच्छा कहते हैं कि वो पाकिस्तान के जो इकाई को मजबूत करता है, मुस्तहकम करता है, इसलिए 18 अमेंडमेंट हमें प्यारी है। बाकी जिस चीज से पाकिस्तान को खतरा हो, वो कोई भी चीज हो, तो हम उसको रद्द करते हैं। हम समझते हैं कि 18 अमेंडमेंट जो है वो पाकिस्तान को, पाकिस्तान की इकाइयों को जोड़ता है। फैसल चौधरी साहब ने ये कहा है कि 28वीं तरमीम जो है वो मार्च में आ जाएगी और पीपीपी समेत तमाम पार्टीज़ बिलो दे घर जाएंगी लाइन बना के। और फैसल चौधरी कौन है? जी, फैसल चौधरी पीटीआई के, फैसल चौधरी की बात कर रहा हूँ। फवाद चौधरी के भाई हैं जो पीटीआई के, उनकी बात कर रहा हूँ। मैं नहीं जानता उनको। अच्छा, बहरहाल वो बानी पीटीआई के वकील हैं। बयान सुन लें, कमेंट कर। क्या फर्क पड़ता है? कोई देखे ना, ये किसी लॉयर को, किसी लॉयर की स्टेटमेंट को आप इतना अहमियत क्यों? फिर आप जानते तो हैं उनको। जी जी ठीक है। मैंने कहा फिर आप जानते तो हैं उनको, आपको पता है लॉयर हैं वो। नहीं, आपने कहा, अरे आपने देखें प्लीज, आपने अभी मुझे बताया कि वो बानी पीटीआई का लॉयर है। जी, तो मैंने आपसे कहा कि एक लॉयर के स्टेटमेंट को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं कि आप वो तमाम पार्टियों को या पार्टियों पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा हैं। कोई इसके अंदर मेरे ख्याल में आपको सवाल नहीं मेरा पसंद आया या उनका कमेंट पसंद नहीं आया, मेरा कमेंट नहीं है, ये उनका कमेंट है। आप ये बता दीजिए कि मैं यूं कर लेता हूं, अब मैं अपना सवाल आपसे कर लेता हूं, आप ये बता दें कि अगर 28वीं तरमीम के ऊपर इस लाइन में या बाकी पार्टीज अगर जाती हैं तो पीपीपी भी इसका हिस्सा बन जाएगी? ये बता देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना एक मौकफ रखती है जी। हमारे लास्ट जो सीएसी की मीटिंग में और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का एक क्लियर स्टेटमेंट है कि हम किसी भी ऐसे चीज पर समझौता नहीं कर सकते जिससे पाकिस्तान को और पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के सूबों को कमजोर करें। हम समझते हैं कि एक मजबूत पाकिस्तान के लिए मजबूत इकाइयां जरूरी है, जैसे कि पख्तूनख्वा हो, जैसे कि पंजाब हो, जैसे कि बलूचिस्तान हो, जैसे कि आपका सिंध हो। तो ये सारी इकाइयां मिलकर जितनी ये इकाइयां मजबूत होंगी उतना ही पाकिस्तान मजबूत और मुस्तहकम है और रहेगा इंशाल्लाह। सर ये फरमाएं कि आप फैसल वाडा साहब को जानते हैं? जी जी, क्यों नहीं, जी जी बिल्कुल ठीक है। उन्होंने भी फरमाया था कि ये तरमीम जो है ये होंगी, मोर और लेस उन्होंने भी यही बात की थी। तो आप उसके ऊपर कमेंट करना चाहेंगे? नहीं, देखें, मैं इसलिए नहीं करूंगा कि फैसल वाडा साहब अपने जाती हैसियत में कोई भी बात कर सकते हैं, मैं उस बात की अहमियत देता हूँ। हाँ, आज अगर आजम नज़ीर तारड़ साहब कहते कि जी बिल्कुल ये स्टेटमेंट जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है, ये स्टेटमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है, तो ये फिर हमारे लिए लम्हा फिक्रिया था कि हम एक गवर्नमेंट को सपोर्ट करें और वो गवर्नमेंट इस तरह की सोच रखती है। तो ऐसा इंडिविजुअल कोई भी शख्स कुछ भी कह दे, उससे फर्क नहीं पड़ता। पॉलिटिकल पार्टीज इस किस्म की स्टेटमेंट को, ना कोई एक पॉलिटिकल पार्टी का मैंने नहीं सुना हो कि वो कहती हो कि हम 18 अमेंडमेंट को रोल बैक करेंगे।
आगा साहब ये फरमाएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो ये फरमाया था कि इस असम्बली से 2 तरमीम जो 26वीं और 27वीं हो गई तो काफ़ी है। तो अभी आप फरमा रहे थे कि मज़ीद 28वीं की तरफ भी पाकिस्तान के हक़ में होगी, तो लेकिन आपके चेयरमैन साहब ने तो फरमाया था कि 2 काफ़ी हैं। इस पे क्या कहेंगे? आप देखें, मेरी बात सुने। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि खुदा ना खास्ता कि कोई तरामीम नहीं होगी। हम बैठे ही, नेशनल असम्बली का काम है लेजिस्लेशन करना, तरामीम करना, हर वो चीज जिसमें पाकिस्तान के मुफाद में हो, पाकिस्तान के हक में हो, पाकिस्तान के अवाम के हक में हो, हर किस्म की तरामीम करने के लिए तैयार है। लेकिन जो बात आप करते हैं कि 18 अमेंडमेंट में कोई चीज रोल आउट करना, कोई अंडू करना, कोई ऐसी चीजें जिसको हम बैक फुट पे लेके जाएं, वो नहीं हो सकता। उस पर कोई तरामीम नहीं होगी, वो चाहे 28वीं हो, चाहे 29वीं हो, चाहे कोई भी तरामीम किसी नंबर की भी हो। लेकिन 18 अमेंडमेंट के ऊपर हम कोई समझौता नहीं कर सकते, कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। आगा साहब ये फरमाएं कि गुल प्लाजे की आतिशज़दगी जो है उसने पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाम जो लोग हैं उनको बड़ा दुखी भी कर दिया है, बड़ा गम और गुस्सा भी है। तो उस पूरे पाकिस्तान के तमाम लोगों में मैं और आप भी है ना? जी बिल्कुल हैं। अगर मुझे मुकम्मल करने दें, मुकम्मल करने दें। आपने गुल प्लाजे का नाम सुनते ही मुझे टोक दिया। जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे जिम्मेदारी है। कि पूरे पाकिस्तान में मैं और आप भी आते हैं। यकीनन पूरे पाकिस्तान में मैं और आप, हमारे बगैर पूरा पाकिस्तान मुकम्मल नहीं हो सकता आगा साहब। अगर हम दोनों को निकालेंगे तो पाकिस्तान पूरा नहीं होगा। तो यकीनन हम दोनों उसका हिस्सा हैं। गुजारिश ये कर रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एक डिफेंसिव इसके ऊपर स्टांस आया है। कोई डिफेंसिव स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। इसके जिम्मेदारों के खिलाफ जितने भी हर वो शख्स, चाहे कोई भी हो, जो इस जिम्मे में आता हो, उसके ऊपर मेरी ऑन द फ्लोर स्पीच मौजूद है। हमने कहा कि उनके खिलाफ 302 का मुकदमा चलाना चाहिए, उनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए जो इसके जिम्मेदारान ठहरते हैं। ये बताएं कि ये कहा जाता है कि मेयर कराची जो हैं उनके पास कोई इख्तियारात नहीं है और बस वो जी ये तो देखें, आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा जी कि वो ये स्टेटमेंट जिसका जवाब मैं नहीं दे सकता वो मुझसे ना करें ना। ये तो मेयर कराची बताएंगे कि मेरे पास इख्तियारात हैं या नहीं है। नज़र ऐसा ही आता है क्योंकि आप देखें कोई प्रिपेयर्ड नहीं लगी। जो रिस्पांस था इदारों का, फायर फाइटर्स का, एक फायर फाइटर के पास जो उसका सूट था उसने जाने की कोशिश की, उसी को आग लग गई और वो शहीद हो गया। बेहिसाब लोग लापता हैं, 59 के करीब लोग लापता हैं। लोग बड़े कर्ब से गुजर रहे हैं। जाहिर है हुकूमती नुमाइंदों से ही सवाल होता है। आपकी हुकूमत है वहाँ पे। सवाल को इनकार नहीं कर रहा मैं, आप बिल्कुल सवाल करें। जी वो सवाल करें। फिर ये बता, जी बिल्कुल मैं कर रहा हूँ। ये बता दें कि 18वीं तरमीम के हवाले से तो डेवोल्यूशन ऑफ पावर का जिक्र होता है। तो ये आप ख़ुद मुख्तारी जो है निचले लेवल पे अवामी नुमाइंदों को कब ट्रांसफ़र करेंगे सिंध में? आप मुझे बताएं कौन सी पावर है जो नीचे हमने नहीं मुंतकिल की। प्लीज आप उसकी निशानदेही करें। और कोई एक देखें प्लीज जो सूबाई असेंबली में भी तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग मौजूद है, कोई मूव करें ऐसा कानून कि जिससे हम पावर नीचे डेलीगेट करें। जब डेलीगेशन ऑफ पावर होती है आगा साहब, मुझे कंप्लीट जी आप कंप्लीट करने दें। आपका जवाब मुनासिब हो जाएगा। ये कंप्लीट कर रहा हूँ, शो को एंड कर रहे हैं, सिर्फ इजाज़त दे दें। डेवोल्यूशन ऑफ पावर होती है तो निचली सतह के ऊपर चीज़ें बड़ी बेहतर होती हैं। अब प्लीज़ आप कंटिन्यू कर दें, वो नज़र नहीं आती वैसी। प्लीज़ देखें, फिर वही बात है। ये बात आप कर सकते हैं कि अगर ऐसे लोग हैं जो कि अपना किरदार या अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, ये तो हो सकता है। लेकिन पावर हम और किस तरीके से करें? इस टाइम चारों सूबों में आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सूबे में ही लोकल बॉडीज इलेक्शन और लोकल बॉडीज मौजूद हैं। पंजाब में नहीं है। आपके पख्तूनख्वा वाले इतनी आज स्पीचें की, उनके हालात देख लें। लेकिन हम फिर भी आपको ये गारंटी देते हैं कि लोकल बॉडीज मौजूद है। हो सकता है इतने अच्छे अंदाज में वो परफॉर्म ना कर रहे हो, लेकिन मौजूद है। अगेंस्ट इसमें भी अगर कोई कमी है तो वो वहाँ पर कौंसल मौजूद है, मेट्रोपॉलिटन की कौंसल मौजूद है, उसमें मूव करें कि जी हमें ये पावर चाहिए, वो पावर दिए जाएंगे। बिल्कुल ठीक, आपका व्यू पॉइंट आ गया। ये बता दें कि जो हुकूमत जिस तरह चल रही है सिंध में और कराची में, तमाम मामलात से आप मुतमईन हैं?
ठीक चल रहा है सब कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल जो मौजूदा वसाइल है उस वसाइल के मुताबिक पूरी कोशिश हर आदमी कर रहा है। लेकिन चूंकि मैं ना चीफ मिनिस्टर हूँ ना मेयर कराची हूँ, मुझे तो बाहर से जो चीजें नजर आ रही हैं, ये तो मेयर कराची सही बताएगा कि उसको क्या चैलेंजेस हैं और क्या इश्यूज हैं। बज़ाहिर जो चीजें हुकूमत की, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट के हिसाब से हो या सूबाई गवर्नमेंट के हिसाब से हो, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चल रही है कि लोग वहां पर वो वोट दे रहे हैं और अक्सरियत में ये लोग आते हैं। सूबाई असम्बली में अक्सरियत हमारी मौजूद है और कौंसिल में अक्सरियत हमारी मौजूद है। आगा साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा आपको देंगे और इस मौजू के ऊपर तफसीली बात करेंगे। नाजरीन, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।